दोस्तों 18 अक्टूबर 1867 को अलास्का यूएसए का हिस्सा बना। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पहले यह कई शताब्दियों पहले रशिया का हिस्सा था। और उससे भी ज़्यादा हैरानी तब होगी जब आप जानेंगे कि यूएसए ने रशिया से ये इलाका जीता नहीं, बल्कि एक डील के तहत इसको बेचा रशिया ने यूएसए को। और उससे भी ज़्यादा हैरानी तब होगी जब आप जानेंगे कि ये जो अलास्का यूएसए का हिस्सा होने के बावजूद भी ये 3 जनवरी 1959 को अलास्का अमेरिका का 49th स्टेट बना। तो इतना लंबा वक्त क्यों लगा अलास्का का यूएसए में होने के बावजूद भी। और उससे भी ज़्यादा संघर्ष कब हुआ जब वो 1741 से 1867 के बीच रशिया का हिस्सा था। तो इन दोनों संघर्ष के बीच में जब पिसी वो जनता, उसके बारे में भी हम अनुभव कराने का प्रयास करेंगे। और ये महसूस कराने का हमारा मेन लक्ष्य रहेगा कि जब किसी देश को बेच दिया जाता है तो वहाँ के लोगों को क्या जब महसूस होता है, जब पता चलता है हमारा देश बेच दिया गया है किसी दूसरे पावरफुल कंट्रीज़ को, तो कैसा महसूस होता है उन लोगों को। सब कुछ महसूस कराने का प्रयास करेंगे। हमारी वीडियो में 3 मेन कैरेक्टर रहेंगे और उनमें मेन 3 कैरेक्टर ऐसे हैं जो डील से जुड़े हैं, इस अलास्का की डील से जुड़े हैं, जो कि अमेरिका और यूएसए के बीच हुई। पहले हैं विलियम सेवर्ड, दूसरे हैं विलियम सेवर्ड जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अमेरिका के। दूसरे हैं अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के ही थे, कमांडर थे सेना के। और तीसरे रसिया की तरफ से जो हैं वो हैं एडवर्ड डी स्टॉकल, जिनके बीच ये डील हुई। तो बिना वक्त ज़ाया करे शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी नफरत के साथ। तो दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है रसिया के एक नशे से, जिसको विस्तारवाद का नशा बोलते हैं। नई ज़मीन का नशा, किसी दूसरे देश पे कब्जा करने का नशा। तो दोस्तों आज के समय में आप जो रशिया देखते हैं इतने बड़े साइज़ में, फ्रैक्शनल साइज़ में, ये बहुत समय पहले 16वीं शताब्दी से पहले काफ़ी ज़्यादा छोटा था। और आज के समय में काफ़ी ज़्यादा पहले के मुकाबले तो छोटा हो गया है, बट पहले ये बहुत ज़्यादा छोटा था 16वीं शताब्दी के पहले। तो रसिया ने जब विस्तारवाद की नीतियां अपनी शुरू करी तो उसने पहले नज़र अपनी काकेशस पहाड़ियों को पार करके यूराल माउंटेन को पार करते हुए उसकी जो नज़र थी साइबेरिया पर कब्जा करने की थी। और साइबेरिया पर उस वक्त जंगेज़ खान का कब्जा हुआ करता था। तो 1581 से काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर रसिया ने अपना कब्जा करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करी। और 60 साल तक जंग लड़ने के बाद रसिया ने साइबेरिया, जो कि बहुत बड़ा, दुनिया का काफ़ी बड़ा इलाका है, यहाँ ठंडा इलाकों में गिना जाता है, वहां पर कब्जा कर लिया। और उसको पहले खैनेट ऑफ साइबर बोला जाता था, जो कि जंगेज़ खान के कब्जे में थी, बट अब उसको साइबेरिया बोला जाता है। और जैसे ही रसिया ने वहां पर कब्जा कर लिया साइबेरिया में, तो रसिया ने वहां पर ईसाई ऑर्थोडॉक्स जो होते हैं, ईसाई क्रिश्चियनिटी को काफ़ी तेज़ी से बसाना शुरू कर दिया और क्रिश्चियनिटी बहुत तेज़ी से फैलने लग गई। और दूसरे हमारे जो यहाँ पे मेन खिलाड़ी आते हैं कि रसिया को यहाँ पर एक बहुत बड़ा नशा सच हो गया था कि रसिया जानना चाहता था कि एशिया ईस्ट में कहाँ तक फैला है। तो जब रसिया ईस्ट में कहाँ तक फैला है, तो इस कहानी में सबसे बड़े खिलाड़ी जो आते हैं वो है पीटर द ग्रेट। आई होप आपने इनका नाम सुना होगा, रसिया की हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो जब पीटर द ग्रेट आते हैं, उनका मन था कि वो जानना चाहते थे कि एशिया ईस्ट में कहाँ तक फैला है। और जब वो उस सोच की ललक के चक्कर में उन्होंने पूरे साइबेरिया को जीतते हुए वो ओखॉट सिटी पहुँचे, जो आज के समय में रसिया में है। और जब वो पहुँचे तब उन्होंने देखा दुनिया का सबसे बड़ा विशाल महासागर, जिसको प्रशांत महासागर कहते हैं। तो जब ये प्रशांत महासागर तक इन्होंने रशिया पर पूरा कब्जा हो गया। अब आप कह सकते हैं कि एक दूसरे ओशियन से लेकर अगले ओशियन तक में पूरा रसिया का कब्जा हो चुका था, जिसके चलते अब रसिया की स्थिति ये थी कि अब वो चाहता था कि मैं प्रशांत महासागर को भी पार करके जो इसके पार की जो नई दुनिया है, नई दुनिया के देश के नाम से जो जाने जाते थे पहले, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उन पर भी कब्जा करना चाहता था। जिसके चलते उसकी 2 एक्सप्लोरेशन की नीतियाँ हुई, जिसको हमें एक व्यक्ति को जानना है जिनका नाम था वाइटस बेरिंग को ये ऑर्डर देते हैं, जिनके चलते वो कहते हैं कि आपको जाना है और पता करना है कि वहाँ पर पहाड़ियों के उस पार, और मतलब समुंदर के उस पार कौन सा देश है और किस तरह के लोग रहते हैं। तो जब वो जा रहे होते हैं तो जिस रास्ते से वो जाते हैं उस रास्ते को आज के समय में बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। पहली चीज़ जो आपको लिख लेना चाहिए कॉपी में। दूसरी चीज़, जब वो पहुँचते हैं तो अलास्का के याकुटाक विलेज में पहुँचते हैं, जिसको याकुटाक विलेज माउंट सेंट एलियास नाम की पहाड़ियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। तो जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो कई सारे वहाँ पर भेड़ देखते हैं, बकरियाँ देखते हैं और फर सील्स और वुल्फ देखते हैं। और जिससे कि वहाँ की जो शिकार करने के लिए उनको लगता है कि यहाँ का अगर हम आकर शिकार करेंगे, इन जानवरों का व्यापार करेंगे, यहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ की मिनरल्स का अगर हम व्यापार करेंगे तो हमारा देश काफ़ी ज़्यादा अमीर हो सकता है। बट
जब ये वाइटस बेरिंग हैं और अपने साथियों के साथ जब ये क्रॉस कर रहे थे, तो दोबारा जब साइबेरिया लौट रहे थे, रशिया लौट रहे थे, तब कई सारे आइलैंड होते हैं जो अलास्का के रास्ते में पड़ते हैं, जिनको एल्यूटियन आइलैंड बोला जाता है, जो रशिया से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं मैप में, मैंने दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये जो आइलैंड है, इस जगह पर इनमें से एक आइलैंड कोई बहुत ज़्यादा फेमस है, मुझे अभी नाम नहीं पता है। वहाँ पर स्कर्वी नाम की बीमारी के चलते वाइटस बेरिंग की मौत हो जाती है। बट जब इनके साथी और ये लोग जब पहुँचते हैं वहाँ पर साइबेरिया में, तो साइबेरिया की मार्केट में अलास्का की जो ये नेचुरल रिसोर्सेज होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है, और ये चाहते हैं कि हाँ, हम अलास्का पर कब्ज़ा कर लें। तो अलास्का पर कब्ज़ा करने के लिए रसिया जो होती है अपनी सेटलमेंट करता है, अपनी कॉलोनीज़ को सेटलमेंट करने के लिए शुरू कर देता है। तो कुछ इस तरह से अलास्का को पहली बार उसने देखा। बट यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि किसी देश पर कब्ज़ा करना ज़रूरी नहीं होता है, उस देश पर शासन करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट उस वक्त पे वेदर की कंडीशन वहाँ पर, आज भी वेदर हार्श है, काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा उनके फेवरेबल नहीं है। तो वहाँ पर भाई पहली चीज़ यहाँ ये है, वहाँ पर लोग रह नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा बर्फीला इलाका है और खेती नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, ठीक है, तो वहाँ पर मात्र 800 रशियन ही सेटलमेंट हो पाए थे, एक आंकड़े के मुताबिक उस वक्त पे बताया जाता है। दूसरी चीज़ ये, रसिया की जो कैपिटल है, पहले की कैपिटल, अच्छा पुरानी कैपिटल का नाम क्या था रसिया की, वो आप प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट में, मुझे अच्छा लगेगा आपको अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे। तो उस कैपिटल से जोग्राफिकली और कम्युनिकेशन और फाइनेंशियली जो थी मदद नहीं पहुंचा पा रही थी, और अलास्का काफ़ी ज़्यादा रसिया की कैपिटल से दूर था, जिसके चलते रसिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था अलास्का को कब्ज़ा करना। जिसके चलते अब रसिया नीति बनाता है कि वो साउथ में जाएगा। साउथ में थोड़ा वेदर हार्श नहीं था और गर्माहट और गर्म टेम्परेचर था, तो वो क्रॉस करते हुए अब वो कैलिफोर्निया की तरफ नीचे साउथ में आ रहा था। अब कैलिफोर्निया जब वो आ रहा था, तो आपको बता दें कि आज के समय में जो आप अमेरिका देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा दिखता है आपको, पहले वो बहुत ज़्यादा छोटा था, करीब 200 से 300 साल पहले। तो अमेरिका भी बहुत तेज़ी से वो जीतता हुआ वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की नीतियों के चलते एरिजोना, नेवाडा, डकोटा और टेक्सास, मेक्सिको, न्यू मेक्सिको और कई सारे बड़े बड़े प्रांतों को जीतता हुआ कैलिफोर्निया वो भी आ चुका था। तो अब वो जो इलाका जहाँ पर अब रशियन कॉलोनी सेटलमेंट हो रही थी, वहाँ पर अमेरिका का राज था। वहाँ पर मेनली यूरोप के स्पेनिश लोग रहते थे। तो अब रसिया लड़ाई तो नहीं चाहता था, वहाँ की कॉलोनीज से लड़ाई नहीं चाहता था, जिसके चलते रसिया ने डिसाइड करा कि वहाँ पर एक ट्रेड एग्रीमेंट होगा और जिसके चलते दोनों लोग साथ मिलकर परचेस वो करेंगे। बट काफ़ी समय 30 साल तक ये ट्रेड होता है, बट रसिया जो होता है उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि इतना ज़्यादा रसिया से दूर होने पर रसिया से काफ़ी ज़्यादा दूर होने के चलते अलास्का पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। और इसी बीच में क्राइमियन वॉर का दौर आ जाता है। व्हाट इज़ क्राइमियन वॉर? तो दोस्तों, क्राइमियन वॉर जो है दोस्तों, इतिहास की और यूरोप के इतिहास की तो कहा जाता है सबसे ज़्यादा महान वॉर है। बट जो बहुत ज़्यादा हिस्टोरियन लोग जो बोलते हैं, असल में ये सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी भरी वॉर थी, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला और सबसे ज़्यादा खून खराबे भरी वॉर थी। अगर कहा जाए कि इंडिया पाकिस्तान की जितनी बार लड़ाइयाँ हुई और इंडिया की चाइना से जितनी बार लड़ाइयाँ हुई, उनमें जितने सैनिक मरे, करीब उससे ज़्यादा सैनिक इस वॉर में मरे और कोई रिजल्ट नहीं निकला। ये पहली ऐसी वॉर थी। तो क्राइमियन वॉर में दोस्तों मेन क्या था, ये जुलाई 1853 से शुरू हुई थी और सितंबर 1855 को ख़त्म हुई थी। तो आइए समझ लेते हैं क्या थे रीज़न क्राइमियन वॉर के। तो दोस्तों रीज़न ये थे कि तुर्की के सुल्तान जो थे, तुर्की उस वक्त ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था और तुर्की के जो सुल्तान थे उस वक्त फ़लस्तीन पर कब्जा था उनका। तो फ़लस्तीन में कई सारे ईसाई मठ के लोग रहते थे और पहली बात बता दूं कि अगर लड़ाई ना हो ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच, उसके चलते तुर्की के सुल्तान चाहते थे कि बाहर की जो देश यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनसे हम इन ईसाइयों को संरक्षण दे दें, क्योंकि अगर बाहर के लोग ही अगर इनकी रक्षा करेंगे तो हमें खतरा नहीं होगा, हमारे मतलब कि किसी धार्मिक युद्ध का खतरा नहीं होगा। जिसके चलते टर्की के सुल्तान जो होते हैं रोमन क्रिश्चियन जो होते हैं, वहाँ के कॉन्स्टेंटाइन में जो रहते हैं, आज के समय में जो रोमानिया है, वो अभी के समय में ये एक इस्लामिक कंट्री और क्रिश्चियन कंट्री है, वहाँ पर उसकी जिम्मेदारी दे देते हैं फ्रांस को कि यहाँ के जो क्रिश्चियन हैं उनका संरक्षण आप लोग करेंगे, इन मठों का, इन साधुओं का संरक्षण आप लोग करेंगे। और दूसरा संरक्षण देते हैं रसिया को, जो कि यूनानी क्रिश्चियन होते हैं और ख़ुद तुर्की में रहते हैं। तो
ये संरक्षण की बात हो रही होती है। अब काफ़ी समय बाद क्या होता है, फ्रांस का ध्यान भटक जाता है, क्योंकि वहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन आ जाती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और नेपोलियन बोनापार्ट का समय आ जाता है, नेपोलियन का युग आ जाता है, जिसके चलते फ्रांस का ध्यान जो होता है वहाँ से भटक चुका होता है। अब जब फ्रांस का ध्यान भटक चुका होता है, काफ़ी समय बाद दोबारा से करीब 50 सालों बाद, 40 से 50 सालों बाद फ्रांस चाहता है कि मैं दोबारा से अपना इन लोगों को संरक्षण दूं, यहाँ के रोमन क्रिश्चियन हैं। तो दोबारा से अब वो पत्र लिखता है यहाँ के सुल्तान को, और हाँ, उनके सुल्तान भी जो होते हैं वो कुछ वक्त बाद हाँ हूँ करने के बाद भी मान जाते हैं। अब जब वो सुल्तान मान जाते हैं तो रसिया क्या होता है, उस वक्त मौका ढूंढ रहा होता है कि रसिया क्या चाहता है कि वो धीरे धीरे करके पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले। रसिया चाहता है कि मैं बुल्गारिया, रोमानिया और पूरे ओटोमन एम्पायर और तुर्की और आपका क्या बोलते ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पूरा कब्जा करते हुए वो इंडिया पर कब्जा करना चाहता था। सोचिए कितनी ऊंचाई पर वो देश है, वो इंडिया पर कब्जा करना चाहता था। इंडिया का नशा किसको नहीं है आज के। तो इसके चलते, इनकी विस्तारवादी नीतियों के चलते वो बहाना ढूंढ रहा था कि मुझे लड़ाई करनी है। अब लड़ाई करने के चलते जब वो लड़ाई कर रहा था तो निष्कर्ष ये निकला वहाँ पे कि रसिया ने जंग छेड़ दी तुर्की के खिलाफ, कि उसकी बिना मंजूरी के आपने क्यों फ्रांस को आपने ये संरक्षण दिया। अब जब ये जंग छिड़ जाती है तो रसिया तो कई सारे देश जो होते हैं तुर्की की मदद करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल जो पहली कंट्री थी फ्रांस थी, दूसरी इंग्लैंड क्यों थी, इंग्लैंड का बहुत बड़ा एम्पायर जो कि भारत, उस पर बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि मिडिल ईस्ट को जीतते हुए रसिया जो है इंडिया पे ही उसका अगला लक्ष्य था। इसी के चलते रसिया को रोकने के लिए इंग्लैंड भी आ गया इस जंग में तुर्की की मदद करने, और दूसरा सार्डिनिया भी आ गया। तो करीब 3-4 देशों के समूह मिलकर रसिया को हराने के लिए पुरजोर कोशिश करने लग गए। अब जब तुर्की में जो रसियन आर्मी जब कूच कर गई तो काफ़ी तेज़ी से ये युद्ध शुरू हो जाता है रसिया और तुर्की के बीच। और इस युद्ध में मेन जो इसकी स्थान होता है वो ब्लैक सी होता है, जिसको काला सागर बोला जाता है। अब रसियन को हराने के लिए जो ये 3 यूरोपियन कंट्रीज़ थी, इन्होंने पुरजोर कोशिश करी, और हाँ, ये सफल भी हुए। इन्होंने तुर्की से भगाया और खदेड़ा भी। और क्या था कि तो रसिया मान भी गया, क्योंकि उसको लग रहा था कि उस तरफ का पल्ला ज़्यादा भारी है। तो इसीलिए रसिया जब पीछे हट जाता है तो वहाँ के जो सैनिक होते हैं, जो बाकी 3 यूरोपियन कंट्रीज़ के सैनिक होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अपने पे वो हीन भाव का महसूस होता है, इज्जत की बेइज्जती की महसूस होती है कि हम बिना लड़े ही वापस चले जा रहे हैं। और दूसरी बात, वहाँ के जो सैनिक होते हैं उस वक्त पे हैजा नाम की बीमारी चल रही होती है, जिसके चलते वो लोग ग्रसित हो रहे होते हैं। तो उस बीमारी से बचने के लिए, और मतलब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, वो चाहते हैं कि अब मुझे युद्ध करना ही करना है। तो ये कारण युद्ध हो जाता है, और जो युद्ध होता है वो 2 जगह पर होता है। क्राइमिया जो आज के समय में जो जगह है वो यूक्रेन नाम का जो देश है उसमें आती है। कॉन्स्टेंटाइन और सेवेस्टोपोल नाम की जो रसियन अड्डे होते हैं, वहाँ पर ये तीनों यूरोपियन कंट्रीज़ जो होती हैं हमला कर देती हैं। और जब ये हमला होता है, रसिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और उस नुकसान के चलते रसिया सरेंडर हो जाता है, और रसिया अपने इलाकों में दोबारा से उसकी सेना चली जाती है। तो कुछ इस तरह से फाइनेंशियल कंडीशन इस युद्ध के चलते रसिया की काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। रसिया की विस्तारवाद नीतियाँ जो होती हैं फेल हो रही होती हैं। तो अब हम बात करते हैं अलास्का की। तो अलास्का की जब डील की बात होती है तो अलास्का को अब चाहता है रसिया कि मैं बेच दूं। क्योंकि पहली बात तो दूरी, जैसा कि मैंने बताया, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, और दूसरी बात ये है कि अलास्का से रसिया को कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि उस वक्त पे वेदर अचानक से चेंज होने के चलते वहाँ पे जो सी ऑटर्स हैं और जो फॉक्स हैं और जो सील होती हैं समुद्री, और जो फिश होती हैं, वो काफ़ी तेज़ी से मरने लग गई थी। मतलब कि उनकी कमी काफ़ी ज़्यादा समुद्र में पाई जा रही थी, जिसके चलते अब जब उसको कुछ नुकसान होता जा रहा था, जिसके चलते रसिया ने उसको बेचने का निर्णय लिया। बट अब इसके बाद एक और सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है, जो कि US सिविल वॉर होती है।